हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसको एंड करके। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट है, तो इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कुछ लिटिल बिट जानकारी आपको अर्लियर क्लासेस में, पिछले क्लासेस में क्लास 8th 7th 9th में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जैसा कि आपके कोर्स में भी दिया है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्या है एसिड, क्या है बेस। तो बेसिक चीज़ों को जल्दी से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज एसिड? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। Those substances which give hydrogen ion are known as acids। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कई सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। एसिड के तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब एसिड का एग्जाम्पल लिखने से अच्छा है, और साथ ही आप लोगों ने ये कम पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में आप शायद पढ़े होंगे कि एसिड जो होता है सोर इन टेस्ट होता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है एसिड की, क्या होती है? सोर इन टेस्ट। सोर यानी खट्टा, इन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और उनका टेस्ट जो होता है सोर होता है, खट्टा होता है। टेस्ट में वो खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है। तो खट्टी चीज़ें जो होंगी उससे हम लोग स्वाद लेकर बता सकते हैं कि उनमें एसिड है। लेकिन हर चीज़ को तो हम लोग टेस्ट कर नहीं सकते हैं। कुछ जो एडिबल चीज़ें, खाने वाली चीज़ें हैं, तो उसको खाकर बता सकते हैं खट्टा है तो एसिड है, खट्टा नहीं है तो एसिड नहीं है। तो सभी चीज़ों को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कर सकते हैं जो नेचुरल एसिड्स हैं, जिनको हम लोग खाते हैं फ्रूट्स के रूप में। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। अब पढ़ रहे हैं हम लोग कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कई सारे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और तमाम तरह के एग्जांपल इसके पड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक, तो कई सारे तरह के एसिड्स पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ। अलग अलग फूड सब्सटेंसेस में, अलग अलग तरह की चीज़ों में, वस्तुओं में एसिड पाए जाते हैं और सब में अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो। ठीक है, लेकिन सब में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयन। सभी एसिड, अगर वो एसिड है सब्सटेंस, तो वो हाइड्रोजन आयन जरूर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कब देगा? जब वो वाटर में उसको डिजॉल्व करेंगे एसिड को, या उसका सोल्यूशन एसिड का जो रहेगा उसमें ढेर सारे हाइड्रोजन आयन रहेंगे, और उसी हाइड्रोजन आयन की वजह से वो हाईली रिएक्टिव रहता है एसिड, और किसी भी चीज़ से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। ठीक, तो ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें। अब समझ लेते हैं टाइप ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स में आते हैं। एसिड के टाइप समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ एसिड्स में देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ एसिड। दो तरह के या दो कैटेगरीज हैं एसिड की। एक होता है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स जिनको कि इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली इनमें कार्बन नहीं होता है और इनको लैब में तैयार किया जाता है। अलग अलग रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के ये एसिड बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एसिड जो है नेचुरली बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। इनको मोस्टली लैब में तैयार किया जाता है, और जितने नेचुरल पाए जाते हैं उनमें कार्बन अधिकतर में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक, तो मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता है, मोस्टली कार्बन नहीं होता है। ठीक है, रेयर केस में इक्का दुक्का में होता है, और ये मोस्टली लैब में तैयार किए जाते हैं बाय सम काइंड ऑफ रिएक्शन।
तो इसके एग्जाम्पल मिनरल एसिड के हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो ये सारे एसिड, इस तरह के और भी कई सारे एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है और ये लैब में तैयार किए जाते हैं। नेचुरली भी बनता है, जैसे आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो नेचुरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये एक तरह का इनऑर्गेनिक एसिड है। जितने भी इस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज में एसिड्स बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, वो सारे मिनरल एसिड कहलाते हैं। ठीक है, सभी मिनरल से बने होते हैं लेकिन उनमें कार्बन नहीं होता है और मोस्टली ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इनको बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए मिनरल एसिड के। ठीक है, अब मिनरल एसिड की खासियत क्या है कि मिनरल एसिड जितने भी होते हैं वो अधिकतर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अधिकतर क्या, मोस्टली सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक, तो मिनरल एसिड जो हैं या इनऑर्गेनिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्ग। इसलिए इनको बड़ा ही केयरफुली यूज किया जाता है। जहाँ भी इनका इस्तेमाल करना है, किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने के लिए या कोई मेडिसिन बनाना है, अलग अलग जगह पे इनका इस्तेमाल होता है, तो इनको बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और बॉडी के पार्ट्स को ये पूरी तरह से मेल्ट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये लैब में मोस्टली तैयार किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। ठीक है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, बनाए जाते हैं, उन सबका किंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यूज किया जाता है। कुछ गिने चुने रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर रिएक्शन में, अधिकतर जो भी पॉलीमर बनाना है, कुछ भी सिंथेटिक चीज़ बनाना है, तो जितनी इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं उसमें अधिकतर सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। यानी इसका यूज बहुत बड़े स्तर पे होता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है, अधिकतर चीज़ों में होता है, अधिकतर रिएक्शन में होता है। इसलिए H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा है। अब यूज ज़्यादा है तो इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। दैट इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और कोई, तो इस तरह से कुछ मिनरल एसिड हो गए। उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। टाइप 2 टाइप ऑफ एसिड में सेकंड जो है हमारा है वो है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड सेकंड टाइप ऑफ एसिड का कैटेगरी है। इसमें वो सारे एसिड्स आते हैं जो नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं। नेचुरल चीज़ें यानी सब्जी, फल वगैरह में जो खट्टा टेस्ट आता है, सोर टेस्ट आता है, वो उन सारे जो एसिड्स होते हैं उनको कंबाइंड में हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनका एक अलग कैटेगरी है। तो सारे नेचुरल चीज़ों में जो एसिड पाया जाता है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, जिसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो सिट्रिक एसिड, इसके फार्मूले अभी आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इसके फार्मूले, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके फार्मूले अधिकतर बड़े होते हैं। दैट इज वाई उनको नहीं पढ़ना है। कुछ छोटे मोटे अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो उनको आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अधिकतर को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड जिससे दही बनता है। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपको पता होगा, है ना। सिट्रिक एसिड जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब चीज़ों में। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, दही में। उसके अलावा मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, एप्पल में। और एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। और क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड
ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर्मिक एसिड हमारा पाया जाता है आंट स्टिंग में, जो भौरे होते हैं या आंट चींटी होती काटती है तो दर्द होता है, तो उसके जो डंक मारती है उसके डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड के भी बहुत सारी वैरायटी है। टारटेरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, टारटेरिक एसिड। ठीक, तो ये कुछ गिने चुने मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड। दो एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली और इन द नेचुरल substances, for example in fruits or vegetables, are known as organic acid. For example, citric acid, lactic acid, malic acid, acetic acid, formic acid, tartaric acid and so on. तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप गिने चुने फिलहाल याद कर सकते हैं। ठीक है, या जितना आपको इस चैप्टर में दिया है उन एसिड्स का नाम एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब एक बार समझ लेते हैं सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, लेमन में, ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड हमको मिलता है कर्ड में या मिल्क में। मैलिक एसिड एप्पल में। एसिटिक एसिड विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, है ना, या फिर बी स्टिंग, भौरा काट रहा है या आंट काट रहा है उसके डंक में होता है। टार्टेरिक एसिड हमारा इमली में होता है। इस तरह के और कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब ऑर्गेनिक एसिड की क्या खासियत है कि सारे एसिड ये वीक होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल एसिड जो पहला टाइप था, उसमें सारे के सारे जो भी एसिड बनते हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज या लैब में, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जबकि जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यानी जितने नेचुरल चीज़ों में एसिड पाया जाता है, वो वीक एसिड होते हैं। तो ये भी हम लोग को पता चल गया। ठीक, कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड वाले कैटेगरी में आते हैं और वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड वाले कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये हमको पता चल गया टाइप ऑफ एसिड। चलिए, तो एसिड का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं बेसिस पे। बेस जिसको हिंदी में क्षार बोलते हैं और एसिड को अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अम्ल। तो क्षार हिंदी नाम जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इंग्लिश नाम से ही काम चलाते हैं। तो बेस के बारे में हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, स्वाद में बहुत ही कड़वे होते हैं। कड़वा स्वाद वाला कोई चीज़ रहेगा तो उसका मतलब है कि उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और एडवांस में समझें बेस क्या है, तो बेस ऐसे सब्सटेंस हैं, those substances which give हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन आर नोन एज बेसिस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन दें, जिसको कि हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, तो इस तरह के सब्सटेंस को बेस बोलते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन कब देंगे? जब वो पानी में डिजॉल्व रहेंगे या सोल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे। तो उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनका जो ताकत होता है, वो किसकी वजह से होता है? OH माइनस आयन की वजह से होता है, और इसी वजह से वो कड़वे लगते हैं स्वाद में। एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, और उसी हाइड्रोजन आयन की वजह से उनका टेस्ट शोर होता है, और वही हाइड्रोजन आयन ही उसको रिएक्टिविटी देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। जिस एसिड में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, जितने ज़्यादा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस एसिड में जितने ज़्यादा जिस बेस में जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो किसी भी एसिड या बेस की जो क्षमता है या स्ट्रेंथ है या मजबूती या ताकत है, वो डिपेंड करती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कितनी ज़्यादा संख्या में है। ठीक है,
ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, बेस का टाइप पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये बेस का बेसिक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा टाइप ऑफ बेस पे चलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेस लिख देते हैं, बेसिस नहीं। तो बेस के टाइप, पहला जो है वीक बेस और दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने दो एसिड के टाइप पढ़े थे, मिनरल एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड था और ऑर्गेनिक एसिड जो वीक एसिड था, उसी तरह से बेस के भी दो टाइप है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब वीक बेस में जनरली वो चीज़ें आती हैं जो नेचुरल हमारे सब्जी तरकारी या फल में जो कड़वापन होता है वो किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से होता है, किसी बेसिक सब्सटेंस की वजह से। तो वो सारे वीक बेस में आते हैं, जैसे कि नीम का कड़वाहट होता है, नीम का पत्ते का, है ना, या फिर करेला हो गया, बिटर गार्ड, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें कुछ बिटरनेस होता है, वो होता है वीक बेस की वजह से। और उसमें कोई पार्टिकुलर जो वीक बेस है क्या, इसको अभी आप नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो लैब में तैयार किए जाते हैं, ऐसे बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जाम्पल ये हो गए। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो ईजिली पानी में टूट जाएं और हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन दे। ठीक है, तो ऐसे बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ये लैब में तैयार किए जाते हैं। और वीक बेस मोस्टली कौन से बेस होते हैं, जो नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं, जो नेचुरल चीज़ों में कड़वाहट होती है उनमें पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए नीम में जो कड़वाहट है, या बिटर गार्ड, करेले में जो कड़वाहट है, ये सब। और ये जो एसिड है, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको भी वीक बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब मान लीजिए थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बेस लेके उसमें ढेर सारा पानी मिला देंगे, तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट NaOH लिखा है तो इसका मतलब है कि वो जो बेस है वो बहुत वीक बेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारा पानी डाला गया। डाइल्यूट का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा पानी या वाटर ऐड करना। जब NaOH में ज़्यादा वाटर डालेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो कम हो जाएगी और फिर वो वीक बेस में ये भी काउंट होने लगेगा। सिमिलरली एसिड के केस में भी होता है कि एसिड में अगर पानी मिला दें, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था मान लेते हैं, और उसमें पानी ढेर सारा मिला दिए, तो वो एसिड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। और जब डाइल्यूट हो गया तो यानी वो वीक एसिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो डाइल्यूशन का मतलब या डाइल्यूट लिखने का मतलब होता है कि कोई चीज़ में वाटर एक्स्ट्रा मिलाया गया है, और वाटर जैसे ही एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, उस किसी भी बेस या एसिड्स का जो स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, वो कम हो जाता है। ठीक, और कहीं पे आप देखेंगे CONC, या इसको कंप्लीट लिखेंगे तो कॉन्सनट्रेटेड होता है, कॉन्सनट्रेटेड। शॉर्ट में अधिकतर ऐसे लिखा रहता है। तो कॉन्क, मान लीजिए लिखा है कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 मतलब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है कि इसमें वाटर की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कॉन्क शब्द से दिखाया जाता है। इसी तरह से कॉन्क बेस भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस के साथ कॉन्क जनरली नहीं लिखा जाता है। ठीक है, बेस अगर बेस के सामने डाइल्यूट लिखा है, दैट मीन्स उसमें पानी है, वो थोड़ा वीक बेस जैसा काम करेगा। अगर डाइल्यूट शब्द नहीं लिखा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और एसिड के केस में अगर एसिड में वाटर ज़्यादा मिलाया गया है तो उसके आगे डाइल्यूट वर्ड लिखा रहता है बॉटल पर, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके आगे कॉन्क लिखा रहता है। कॉन्क मतलब कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड मतलब हाईली
मतलब कंडेंस बहुत ज़्यादा उसमें इस एसिड के पार्टिकल हैं और पानी बहुत ही कम है, या ना के बराबर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन। चलिए, ये समझ लिया हम लोगों ने। उसके बाद आते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में। अब आते हैं इंडिकेटर पे। इंडिकेटर, अब ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है इसको समझना है हमको। तो इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करता है, मतलब कुछ हमको दिखाता है कि किस चीज़ में एसिड है, किस चीज़ में बेस है, इसीलिए इसका नाम इंडिकेटर पड़ा है। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमको मदद करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में, कहाँ पे एसिड है कहाँ पे बेस है। मान लीजिए हमको नहीं पता है, हर चीज़ को तो चखने जाएंगे नहीं, क्योंकि कोई हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस रहेगा तो हमारे लिए जानलेवा हो जाएगा। तो हर चीज़ को चखना भी नहीं है, तो दूर से ही टेस्ट करके पता कर सकते हैं हम लोग कि किस चीज़ में क्या है, एसिड है कि बेस है। तो ऐसे प्रोसेस को करने के लिए हमको कुछ केमिकल चाहता है, दैट इज इंडिकेटर। दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट acid and base from the given sample। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं कुछ सब्सटेंस होते हैं और ये हमको पता करने में मदद करते हैं कि उसमें सैंपल में एसिड है कि बेस है। मान लीजिए कोई अननोन सैंपल आपको दे दिया गया और पूछा गया कि पता करिए इसमें एसिड है क्या बेस, तो आप तो टेस्ट तो करने नहीं जाएंगे उसको, मतलब चखने तो जाएंगे नहीं। आप क्या नहीं करने जाएंगे? टेस्ट नहीं करने जाएंगे, लेकिन टेस्ट करेंगे। ये वाला टेस्ट नहीं करेंगे, चखने वाला नहीं, ये वाला टेस्ट करेंगे। और ये टेस्ट किसकी सहायता से होगा? एक ऐसे सब्सटेंस की सहायता से जो हमको बता दे क्लियरली कि उसमें सैंपल में एसिड है कि बेस। तो उसके लिए हमको चाहिए इंडिकेटर। ठीक है, उसके लिए चाहिए इंडिकेटर। अच्छा ठीक है, तो इंडिकेटर की बात की जाए तो आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे। सबसे जो इजीली अवेलेबल इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा लिटमस। ठीक है, वो क्या होता है हमारा लिटमस। लिटमस हमको प्लांट से मिलता है। ठीक है, और लिटमस जनरली होता है पर्पल कलर का, पर्पल कलर का होता है ना। लिटमस मान लेते हैं थोड़ा इस कलर का होता है, हल्का पर्पल होता है तो ब्लूइश कलर का है। तो लिटमस पर्पल कलर का लिक्विड होता है और इसको पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसके सोल्यूशन को पेपर में एब्जॉर्ब करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर से आसानी से हम लोग पता कर लेते हैं कि किसी भी सैंपल में एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो लिटमस के दो तरह के पेपर बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा रेड लिटमस पेपर, ठीक है, और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक, तो एक हो गया रेड लिटमस पेपर, एक हो गया ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग किसी सैंपल में डालेंगे और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका अर्थ है कि सैंपल हमारा क्या है? सैंपल हमारा क्या है? बेस। ठीक है, तो ये हमको कंडीशन याद करना पड़ता है कि जब रेड लिटमस पेपर को किसी सैंपल में डालेंगे और वो पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो यानी हमारा जो सैंपल या सोल्यूशन है जिसमें हम लोगों ने डिप किया है वो बेसिक है, बेस है उसमें। और मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर लिए और वो सैंपल में उसको ऐड करें तो उसका कलर रेड अगर हो गया,
तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा सैंपल जो है एसिडिक है, यानी उसमें एसिड मौजूद है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह से सिंपल से लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि किस सैंपल में एसिड है, किस सैंपल में बेस है ना, क्योंकि ये आसानी से कलर चेंज करके हमको बता देगा। रेड टू ब्लू होगा तो बेस है, और ब्लू टू रेड होगा तो एसिड है। दो अलग अलग कलर के लिटमस पेपर आते हैं, और लिटमस को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, और सबसे सिंपल वे में एसिड और बेस को पहचानने में या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये इतना महंगा भी नहीं है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, दैट इज वाई इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे एक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई एसिड इसमें डाल दी मिथाइल ऑरेंज में, तो ये ऑरेंज कलर का होता है और कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। ठीक, तो मान यहाँ पे सैंपल में लिख देता हूँ। ठीक है, सैंपल। तो मिथाइल ऑरेंज को किसी सैंपल में डाला गया और उसका कलर रेड हो गया, ऑरेंज से रेड हो गया, तो मतलब वो एसिडिक है। ठीक है। और अगर मिथाइल ऑरेंज का नाम इसलिए ऑरेंज है क्योंकि ऑरेंज कलर का होता है। मान लेते हैं कोई दूसरा सैंपल लिए और वो सैंपल अलग है, अब उसको डाला गया मिथाइल ऑरेंज को दूसरे सैंपल में, तो वो येलो हो गया। येलो हो गया तो मतलब बेस है। ठीक है, तो इस तरह से कलर चेंज के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है सैंपल में, है ना। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही आसानी से हमको एसिड और बेस को पहचानने में मदद करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ऐसे और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं। तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर हो जाता है, ऑरेंज से रेड एसिड में, और ऑरेंज से येलो, हल्का येलो कलर हो जाता है बेस में। उसके बाद कई सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर था, लेकिन मिथाइल ऑरेंज नेचुरल इंडिकेटर नहीं था, वो आर्टिफिशियल था, यानी लैब में तैयार किया जाता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर की बात की जाए अगर, तो उसमें आता है हमारा क्या हो सकता है? रेड कैबेज। और क्या हो सकता है? चाइना रोज। इस तरह के जो नेचुरल चीज़ें हैं ये भी इंडिकेटर का काम करते हैं। जैसे रेड कैबेज का दो कंडीशन बनता है ना। अगर रेड कैबेज का ये इसके पत्ते को पीसेंगे तो रेड सोल्यूशन निकलेगा, है ना, इसका जूस निकलेगा।